तो कैसे हो दोस्तों? आज का दिन कैसे गया? आज का मार्केट पहले देखेंगे। हमने दिन में क्या किया, मार्केट ने क्या बिहेवियर किया, और उस बिहेवियर के बेस पे कल क्या करता है ये देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वन डे पे जैसे कल डोजी बनाया था इसने 20 EMA के पास, और 20 मूविंग एवरेज के पास ही वो सपोर्ट भी ले रहा है। और आज ग्रीन कैंडल बनाया है। हालांकि यहाँ तक गया था ये 26,100 के आसपास तक गया था, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस नीचे आ गया ये। लेकिन कुल मिला के आज ये पॉजिटिव ही था पूरे दिन। एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई, वो नीचे लेके गई, नीचे लेके जाने के बाद थोड़ा बहुत फिर बाइंग आई। तो इसको 15 मिनट पे भी देख लेते हैं। 15 मिनट पे क्या क्या हुआ है। 15 मिनट पे देखो, ये कल वाला ये जोन था यहाँ पे, तो खुला था कल वाले लोअर जोन, जो लोअर पार्ट था कल के मार्केट का, वहाँ पे ओपन हुआ था। वहाँ पे ओपन होने के बाद एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया। हैमर टाइप का कैंडल बनाने के बाद फिर ये सीधा ऊपर गया। ये 15 मिनट का कैंडल है। 5 मिनट में ऐसा सीन नहीं दिखेगा। 5 मिनट में थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा। 15 मिनट में क्या है, ओवरऑल 15 मिनट में कैसा परफॉर्म किया है वो दिखता है। 5 मिनट में तो इस तरह से किया है। 5 मिनट में इस तरह से ऊपर नीचे वीक बनी है कैंडल्स में। तो कैंडल्स में वीक बनी है, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेडर्स काफ़ी कंफ्यूज हुए थे, और यहाँ पे हर जगह कंफ्यूज हुए थे। वो क्लियर डायरेक्शन इसको मिला है 26,000, यहाँ 26,050 के आसपास से थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन मिला, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं। 26,100 के आसपास जाके उसने फिर सरेंडर कर दिया। तो जैसे मैंने परसों बोला था कि ये जो जोन है यहाँ पे नीचे, ये 26,050-60 के आसपास से लेके 26,050 के आसपास यहाँ पे ये जोन है। इसके ऊपर ही जाएगा तो ही बुलिश होगा, 26,064 के ऊपर। और 26,064 के नीचे जब तक है तब तक ये बियरिश ही है। और बाकी कल जो मैंने बोला था कि ये जो 125 पॉइंट का यहाँ पे एक रेंज है, 125 पॉइंट का रेंज कहाँ से शुरू होता है हमारा, ये 25,950 से, 25,950 से शुरू होता है, और ये यहाँ पे आता है 25,110 120 के आसपास तक आता है। तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज में हमेशा फाइटिंग ही होगी। और बाकी जो मैंने कल जो रेंज बोला था वो 25,150 का जो है, बहुत बड़ा जो है कि ये बन गया है, रेजिस्टेंस बन गया है काफ़ी बड़ा। तो अभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है ना, एक बार फिर से रिजेक्शन लेगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 25,100 ही पार करने में इसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो 25,150 पहुँचना थोड़ी बड़ी बात होगी, और उसके बाद वहाँ पे भी रिजेक्शन आ सकता है। रिजेक्शन आ सकता है, इसलिए यही कारण है कि यहाँ पे जब मार्केट निकल रहा है, जब भी यहाँ पे मार्केट निकल रहा है, जैसे आज यहाँ पे ओपन हुआ, आज ओपन हुआ हमारा मार्केट यहाँ पे 25,900, आज का लो क्या था 25,938 का। 25,938 का, तो ये 930 वाला जो जोन है, वो जोन कल से सपोर्ट बना हुआ है 930-40 वाला, और आज भी इसे सपोर्ट दिया। सपोर्ट देने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और जैसे बोला था कि 25,930-50 से ऊपर 26,150, ये जो लेवल है, इस लेवल में कोई बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फाइटिंग जोन है। फाइटिंग जोन में क्या होता है, बड़े टारगेट मिलते नहीं है। तो हमें अपना टारगेट छोटा छोटा डिसाइड करना पड़ता है। हमें ऐसे बड़े टारगेट के पीछे अगर जाएंगे तो फिर हमारे, या तो फिर हम ऑप्शन सेलर हो तो हम नीचे सेल करके बैठ जाएंगे, थोड़ा इधर उधर होने का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन बायर है, हम लोग ऑप्शन बायर हैं, और यहाँ पे अगर निकलता है, जैसे ये आए, अगर हमने ये सोचा कि ठीक है अभी यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे एक लेवल क्रॉस किया इसने, और यहाँ से हम ले लेंगे, इसको ले लेंगे। लेने के बाद हम लोग स्टॉप लॉस जो है ये इसी कैंडल के नीचे रखेंगे। तो इसने क्या किया, यहाँ पे गया, यहाँ तक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट कैंडल बनाया। नेक्स्ट कैंडल बनाने के बाद, लेकिन उस कैंडल में क्या है, नीचे का वीक देख रहे हो, नीचे का वीक वहीं पे आ गया जहाँ पे किसी ने यहाँ पे लिया होगा, और उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखा होगा। तो इतनी बड़ी वीक बन रही थी, तो बड़ी वीक में स्टॉप लॉस से जल्दी जाते हैं। तो ऐसे जहाँ पे भी जोन ऐसे बन रहे हो जहाँ पे बायर सेलर दोनों एक्टिव हो,
तो वहाँ पे जो है जैसे छुटपुट बायर्स है, जैसे छोटे मोटे रिटेल बायर्स हैं, तो उनको जो है बहुत बड़े टारगेट के लिए इकट्ठा वेट नहीं करना है कि मुझे एक ही बार में यहाँ पे घुसना है और यहाँ पे निकलना है। वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा अगर ऑप्शन सेलर हुआ तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो कि ऑप्शन सेलर को जो है ना ये छोटे मोटे वीक का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने यहाँ के रेंज का बेच के रखा है, 25,900 का किसी ने पुट बेच के रखा है, तो उसको यहाँ पे अगर एक दो वीक बनेगा छोटा मोटा तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, उसके ऑप्शन के प्राइस में जो है मुश्किल से 5-7 रुपये 8 रुपये का ही फर्क दिखाई देगा। लेकिन ऑप्शन बायर के प्राइस में जो है बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, वो 15-20 पॉइंट का जैसल वाला फर्क आ जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे हमें टारगेट्स लेने पड़ते हैं जब भी ऐसा कुछ माहौल होता है। तो आज मैंने कहाँ ट्रेड किया था, मैंने आज पूरा स्कैल्प, मेरे लिए स्कैल्प डे ही रहा। मैंने आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया और मेरे लिए स्कैल्प डे ही रहा, क्योंकि प्लानिंग पहले से ही थी। जैसे कल मैंने बोला था कि इस रेंज के बीच में रहेगा तो हम स्कैल्प ही करेंगे, और ये पूरे दिन इसी रेंज के बीच में था। इस रेंज का मतलब ये नीचे जो है 25,900 40-50 के आसपास से ऊपर 25,100 26,100 26,100, और ये जो रोज रेंज 125 पॉइंट का 125 पॉइंट का है, ये रेंज में स्कैल्पिंग ही करूंगा। और जब तक जो है इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई चांस नहीं बनता कि थोड़े भी बड़े मतलब 30-40 पॉइंट के लिए जाया जाए। ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में हो जाता है, ऑप्शन सेलिंग में 40 पॉइंट मिल जाते हैं। आज भी ऑप्शन सेलिंग में करीब 42-43 पॉइंट एक बार में मिल गए, ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के लिए बेटर है। ऑप्शन बाइंग के लिए हमें छोटे छोटे टारगेट लेने पड़ेंगे। और मैं ये दिखा देता हूँ मैंने आज ट्रेड कहाँ किया था। मैंने आज बैंक निफ्टी में भी आज भी पहला ही ट्रेड लिया था। पहला ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया था। बैंक निफ्टी में लेने का रीजन यही था, यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी का सी देखेंगे, सी कहाँ पे ओपन हो रहा है, सी देखेंगे तो ये सी जो है पहला कैंडल ही इसने रेड बनाया था, और पी ने पहला कैंडल ग्रीन बनाया था और क्लोजिंग ऊपर दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिया था, इसको यहाँ पे लिया था, और मुझे पता था कि ये नीचे आ सकता है, क्योंकि पहली कैंडल में बहुत ज़्यादा कुछ बिलीव नहीं रहता, तो ये नीचे आ सकता था। तो मैंने 1 मिनट की लगाई थी। ये 5 मिनट की है ना, तो मैं फर्स्ट जो ट्रेड करता हूँ, अगर स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करता हूँ, फिर मैं 5 मिनट की देखता भी नहीं। 5 मिनट की कैंडल फिर 9:20 के बाद देखता हूँ। तो मैंने 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड किया था। 1 मिनट का कैंडल से आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या देखा होगा उस टाइम पे। हाँ, तो ये 1 मिनट का ये पुट का हमारा स्ट्राइक है, पुट का स्ट्राइक है, 1 मिनट का कैंडल है। ये ठीक 9:15 वाली कैंडल है, यहाँ पे 9:15 वाली कैंडल है। और ये कैंडल जो है सीधा हमें यहाँ पे लेके गई, कहाँ पे, जो हमारा सीपीआर था, सीपीआर लेके और मैंने यहीं पे एंट्री कर लिया था, यहीं पे एंट्री कर लिया था इस कैंडल का आधा लगा के। इस तरह से मैंने 636 रुपये का भाव था उस टाइम पे, और 636 इसका आधा जो है 622-23 रुपये पे मैंने तुरंत स्टॉप लॉस लगा दिया कि तुरंत अगर पीछे होता है तो मैं 622-23 पे निकाल दूंगा, मतलब 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। लेकिन उसने वन गो में यहाँ तक उसने मुझे टारगेट दे दिया, तो मैंने वो टारगेट फटाफट बुक किया, और बहुत जल्दी वो टारगेट आ गया था, 2 मिनट के अंदर अंदर आ गया था। वो टारगेट आया, टारगेट में बुक किया, टारगेट बुक करने के बाद फिर उसके बाद चुपचाप शांति से बैठ गया। फिर उसके बाद अभी मैं मार्केट ऐसे ही दिखाऊंगा, यहाँ 1 मिनट मैं निफ्टी का दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने फिर निफ्टी और सेंसेक्स में भी ट्रेड किया था। तो निफ्टी का मैं 1 मिनट चार्ट ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी का ओके कर लिया, इंडेक्स नहीं दिखा क्या इंडेक्स, ये निफ्टी का चार्ट था मॉर्निंग का। उसके बाद बैंक निफ्टी में एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद मैं शांति से बैठा कि निफ्टी क्या करता है। तो निफ्टी का मुझे वेट था कि निफ्टी एक बार जो है 26,064 के आसपास से निकल जाए, उसके बाद एक छोटा मोटा स्केल करूंगा। तो निफ्टी यहाँ पे 25,064 पे यहाँ पे निकला था, और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, और इसमें भी बहुत फटाफट यहाँ पे 15 पॉइंट के लिए ट्रेड था, 15 पॉइंट लेके फटाफट मैं निकल गया।
15 पॉइंट में फटाफट निकल गया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड यहाँ से 15 पॉइंट का सिर्फ मुझे टारगेट मिला था और वो टारगेट लेके मैं तुरंत निकल गया था। और मेरा भी टारगेट वैसे भी 12-13 पॉइंट का ही था और 1-2 पॉइंट बुक करते करते हो गए तो एक्स्ट्रा हो गए। तो नेक्स्ट टारगेट फिर मैं देखने लगा कि यहाँ से जो है कहीं भी रिजेक्शन आ सकता है। जब ये कैंडल बनाया इसने, ये रेड वाली ये कैंडल बनाया और उसके बाद फिर जब वापस ग्रीन बना के ऊपर जाने लगा और इसको रिजेक्ट करने लगा तो मैं समझ गया कि ये प्राइस वापस से नीचे ही जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया जब ये इस रेंज के अंदर एंट्री किया। इस रेंज के अंदर एंट्री करने के बाद ठीक इस ये जो डोजी टाइप की कैंडल है इसके नीचे मैंने एंट्री किया। इसके नीचे एंट्री किया, इसके नीचे एंट्री करने के बाद ये 20 में EMA के पास तक मैंने टारगेट लिया। टारगेट लेने के बाद फिर वापस एक बार फिर मैंने दोबारा ट्रेड किया, उसमें वो बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, तो यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट मिल गया क्योंकि ये दोनों कैंडल मैंने लिए थे इसमें। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश था तो वहाँ पे पॉइंट ज़्यादा मिले। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट में एक ट्रेड लिया था सेंसेक्स में जीरो हीरो वाला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था इस कैंडल पे लिया था। और ये जब ये रेड कैंडल बना के ये वापस से नीचे जा रही थी, यहाँ पे नीचे जा रही थी, तो मैंने सीपीआर के पास देखा तो मेरे को ये समझ में आ रहा था कि ठीक है जीरो हीरो है और सीपीआर से ये सपोर्ट ले सकता है। तो मैंने वहाँ पे एक सेंसेक्स का कौन सा सेंसेक्स 85-300 का, हाँ 85-300 का मैंने सी बाई किया था 8 रुपये में। 85-300 का सी 8 रुपये में बाई किया था और उसका टारगेट मैंने यहाँ पे 38 रुपये में बुक किया। वो गया और ऊपर, लेकिन मैंने 38 रुपये में उसको बुक कर लिया था क्योंकि 8 रुपये का 38 रुपये पहुँच गया तो मतलब तो भी कैपिटल 4 गुना हो जाती है, तो उसमें बुक करना बनता था। वैसे भी बहुत छोटा सा लॉट था। तो ये मेरा सारा ट्रेड हो गया। तो मैंने सारे ट्रेड ऐसे ही किए, सब छोटे छोटे ट्रेड थे, जितने भी ट्रेड थे ये सब, ये जो है ये वन गो में नहीं किए, ये इसमें कई ट्रेड किए। फिर यहाँ पे वन गो में नहीं किए, इसमें कई ट्रेड किए, क्योंकि मुझे अगर यहाँ से यहाँ का इकट्ठा टारगेट लेना है तो मैं रिस्क क्यों लूँ। मैं थोड़े थोड़े करके, ठीक है ब्रोकर को थोड़ा सा पैसा दे देंगे लेकिन रिस्क से तो बचेंगे ना। तो इसलिए मैंने इस तरह से ट्रेड किया, इस तरह से मेरा आज का ट्रेड कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं आज के बेस पे कल का क्या बनाएगा। तो कल के लिए तो कैंडल तो ग्रीन ही बनी है, डेली कैंडल। तो कल के लिए जो जोन है, अगर यहाँ पे इसके ऊपर जाता है 26,065 के ऊपर अगर फिर से आज जाता है, जो कि 26,065 मेरे लिए पता नहीं क्यों एक अजीब सा जोन बन गया है। फिर से ये 26,065 के ऊपर अगर निकलता है और ये रिजेक्शन को जो है तोड़ देता है यहाँ पे 26,100 को, तो फिर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है 26,150-60 के लेवल तक। और नहीं तो यहाँ पे अगर ओपन होके फिर यहाँ पे रिजेक्ट अगर हो जाता है तो ये वापस नीचे आ जाएगा। और कल अगर कल कुछ न्यूज वाला है तो न्यूज वाले में टेक्निकल्स काम नहीं करते, ठीक है। तो न्यूज के दिन आरबीआई का कुछ पॉलिसी वगैरह कुछ है तो उस दिन जो है ना टेक्निकल ज़्यादा मत देखना। टेक्निकल देखना होगा तो फिर 10:30-11 बजे के बाद देखना। तो कल अगर ये गैप अप ओपन होता है तो पॉलिसी की वजह से एक बार नीचे आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है सर, कुछ अभी फिक्स नहीं है पॉलिसी में क्या होगा क्या नहीं। वैसे एक चीज़ सबको पता है कि कुछ होना नहीं है वहाँ पे। तो अगर गैप अप होता है, एक बार खुशहाली के मारे गैप अप अगर ऊपर भी हो जाता है तो एक बार नीचे आएगा। लेकिन फिर जैसे भी पॉलिसी वगैरह फिर से चालू होगी तो उसमें 1-2 कमेंट अगर इधर उधर के आ गए कि ठीक है ये बड़ा पॉजिटिव है तो यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। और जैसे अगर बड़े जो प्लेयर्स हैं अगर उन्होंने पहले से सारी खबर देख ली होगी और उन्हें बेयरिश होना होगा तो ये इस जोन के नीचे अगर जैसे जाते हैं 25,970 के नीचे, तो 25,970 के नीचे बेयरिश हो जाने का अपना भी टाइम आ जाएगा। फिर हम लोग बेयरिश जाएंगे, फिर अगर कल ही अगर मार्केट गिरता है तो अच्छा खासा गिरेगा तो फिर हमारे नीचे के सारे टारगेट देगा, ठीक है। तो कल वो दिन है जिसका लोग वेट कर रहे थे, जो इंस्टीट्यूशन वगैरह वाले होते हैं वो ऐसे दिनों का वेट करते हैं। तो वो जब वेट करते हैं और वो फिर अपना एक्शन लेते हैं तब मार्केट एक बड़ा ट्रेंड देता है। तो हमें कल के लिए तैयार होना, अगर नीचे का मूव आता है तो नीचे का बहुत शानदार मूव आएगा और ऊपर का मूव आता है तो ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। ऊपर बस यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास तक जाएगा और उसके बाद फिर घूमते फिरते रह जाएगा। तो नीचे के मूवमेंट के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर होना है। और बाकी कुछ मार्केट में बोल नहीं सकते, कल कुछ भी हो सकता है। न्यूज अगर कुछ अगर इधर उधर की आ गई और अच्छी आ गई तो निकल सकता है। लेकिन हाँ ये है कि पहले से अगर जो चार्ट देखते हुए लग रहा है, वैसा लग रहा है कि नीचे की तरफ हमें ज़्यादा बड़े टारगेट मिल सकते हैं।
तो ये हमारा निफ्टी का हो गया था। बैंक निफ्टी का भी देखें। बैंक निफ्टी का तो बहुत पैरेलल है। बैंक निफ्टी का तो बीच से मार्केट ओपन हुआ है, बंद हुआ है, ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं, ज़्यादा कुछ नीचे नहीं। चलो वही है, बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाता है 59,350 से ऊपर जाता है तो यहाँ के एक रेंज का टारगेट रख सकते हो, 59,500 तक का। और यहाँ से अगर नीचे ओपन होता है, नीचे ओपन होता है और ये रेंज को ब्रेक करता है 59,220 की, अगर 220 के रेंज को अगर ब्रेक करता है तो फिर एक नीचे का टारगेट है कि यहाँ तक लेके जाएगा 59,070-75 तक। अगर वो भी ब्रेक करता है तो फिर हमारा बैंक निफ्टी का फाइनल टारगेट, कल का जो बड़ा टारगेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा 58,977। कल बैंक निफ्टी का यही मूवमेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर का रेजिस्टेंस 59,500 और 600 का लेवल है, नीचे का सपोर्ट जो मेन सपोर्ट है 58,972 का। तो इसमें यही है, बाकी और कुछ नहीं है। और आप लोगों को अच्छा ये सीपीआर का दूसरा पार्ट चाहिए। ये मैं सारे ट्रेड जो है ना, जो डिसाइड करता हूँ स्कैल्प करना है, ये करना है, सब अधिकतर जो है सीपीआर को देख के पहले से मेरे को पता चलते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सीपीआर, पिवोट, और मैं कई चीज़ों को मिक्स करता हूँ। मतलब आज तक मैंने जो भी सीखा हुआ है, जितने भी चीज़ें सीखी हुई है, एमएसीडी सीखा हुआ है, आरएसआई सीखा हुआ है, जो भी इंडिकेटर सीखे हुए हैं, प्राइस सेक्शन जितने भी सीखे हुए हैं, साथ में सीपीआर, पिवोट, ये सारा चीज़ें एक साथ ही मिक्स करता हूँ। मिक्स करके मेरे दिमाग में कंबो चलता है, उन सब चीज़ों का कंबो चलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। चीज़ें तो मैं 2 3 4 ही लेके चलता हूँ अपने साथ में दिमाग में, ज़्यादा चीज़ें भरता नहीं हूँ, लेकिन 2 3 4 चीज़ें जो है वही मार्केट में इम्पॉर्टेंट है और उसी के बेस पे मैं काम करता हूँ, तो उससे प्रॉपरली आइडिया हो जाता है। वैसे आप लोगों को भी धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए। 5 साल मतलब सिर्फ ऑप्शन के चार्ट देखते देखते, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और बाकी अगर स्टॉक्स की बात करेंगे तो स्टॉक्स में तो फिर मेरा बहुत बहुत लंबा टाइम है। तभी आजकल के तो कुछ लोग जो है ना, उस समय अगर जाएंगे तो उसमें उनको तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि तब तो हमें ऐसे ये सब चार्ट वगैरह भी नहीं मिलते थे, ठीक है। तो स्टॉक्स में मैं तो ऐसे इन्वेस्टर था, वो तो ऑप्शन में आने के बाद फिर मेरे हाथ जले। ऑप्शन में आने के बाद हाथ जले, उसके बाद मैंने ऑप्शन सीखा, सीखने के बाद प्रैक्टिस किया काफ़ी दिनों तक, फिर ऑप्शन समझ में आया कि ऑप्शन क्या चीज़ है। फिर बाद में ऑप्शन के हिसाब से अपनी साइकोलॉजी, मेरी साइकोलॉजी पहले स्टॉक्स के हिसाब से थी, तो बाद में मेरा डेवलप हुआ ऑप्शंस के हिसाब से साइकोलॉजी, क्योंकि स्टॉक्स के हिसाब से साइकोलॉजी अलग चलती है और ऑप्शंस के हिसाब से साइकोलॉजी अलग की ज़रूरत होती है। तो अलग साइकोलॉजी बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तब तक मेरे काफ़ी हाथ जल चुके थे, लेकिन फाइनली वो साइकोलॉजी धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ही आई। तो ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कुछ अगर अलग सा वीडियो चाहिए होगा सीपीआर या कोई इंडिकेटर वगैरह, या फिर प्राइस एक्शन से रिलेटेड, या फिर रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी किस तरह से होती है, ट्रेडर को क्या सोचना है, तो अगर इस तरह से किस रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। और मैं वीकेंड वगैरह पे, क्योंकि वीक डेज पे तो उतना टाइम होता नहीं है, वीकेंड वगैरह पे मैं ट्राई करूँगा वो सारी चीज़ें समझाने की। तो आप लोग एक्टिव होके करना। और हाँ, आज मेरे 150 सब्सक्राइबर हो गए, तो इसलिए इस वीकेंड पे सीपीआर का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, कल मिलेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। गुड बाय।